और आसपास का इकलौता गांव या ग्राम सभा मानेंगे जहां पर कहीं बिजली आए ना आए, लेकिन इस गरीब गांव में बिजली जाती नहीं है। औरों के यहां बिजली के बिल तो आएंगे, लेकिन यहां के लोगों को बिजली के बिल नहीं देने पड़ते हैं। और ये व्यवस्था अगर और ज्यादा बढ़ती, और जगह शामिल होती, क्योंकि बड़े बड़े तार लगाने पड़ते हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन बिछ रही है, जिनके किसानों के खेतों से वो खंबे लग रहे होंगे, बड़े वाले ट्रांसमिशन वाले। तो पहले तो किसान तैयार नहीं होता है, और तैयार इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन खंबे लगने से उसे कोई खास मुआवजा नहीं मिलता है। और जब बिजली ऊपर से चलती है तो नीचे वो काम जब कर रहा है, खेत को जोत रहा है या फसल लगाई, तो वो डरता रहता है कि पता नहीं कब बिजली आएगी और पता नहीं क्या कर देगी बिजली। तो कम से कम इसमें उन चीजों का भी खर्चा खत्म हो जाता है। कि मैं चाहूंगा कि अभिषेक जी इस कार्यक्रम को शुरू करें, क्योंकि कन्नौज का एक अपना इतिहास है। चाहे वो इत्र से जुड़ा हो, चाहे एक समय ऐसा था कि देश की राजधानी भी कन्नौज थी, जिस कुंभ में सब लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं। हमें और आपको कन्नौज के रहने वालों को इस बात का तो गर्व है कि जो कुंभ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका इतिहास भी कन्नौज के, यहीं के राजा हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ इतिहास है। और फिर देश की सबसे अच्छी सड़क भी यही कन्नौज से निकल करके जा रही है। आलू के मामले में भी हम लोग बहुत देश के तमाम जिलों के बराबर हैं हम लोग। इत्र की खुशबू तो ऐसी है कि इत्र एक बार लगा लें तो खुशबू ही खुशबू महकती चली जाती है। तो इसलिए इधर जो चीजें समाजवादियों ने जहां ला करके छोड़ी थी, उसके बाद चीजें आगे नहीं बढ़ी हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि फिर समाजवादियों को लाइए, तो फिर काम उसी रफ्तार से फिर शुरू हो जाए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मौजूदगी में एक बार कार्यक्रम की रूपरेखा फिर से दोहरा दूं। हम लोग इस कार्यक्रम में ट्विटर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक पॉलिसी का, स्ट्रैटेजी का और पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, आज पहली बार देश में उनके दुनिया के ग्लोबल हेड हैं, पब्लिक पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका से बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उन्होंने कई सारे सेनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ पॉलिसी पे काम किया है। आज वो बहुत क्लोजली ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ काम करते हैं और हर तरफ से वो आज उन्होंने पहली बार प्रोग्राम करने का चुना, तो उन्होंने चुना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ कार्यक्रम करने में, जिससे आज शुरुआत हो रही है। समाजवादी संवाद आज एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे जो सवाल पूरी दुनिया से लोग पूछेंगे, उनके जवाब के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि ये उनके बेबाकी से जवाब देंगे। और उसके साथ ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की परमिशन होगी तो कुछ साथी यहां से भी, उन्होंने भी कुछ सवाल मुझे लिख करके कुछ लोगों ने दिए हैं, तो अगर आपका परमिशन होगी, वक्त होगा, तो हम कम से कम 5 सवाल आपसे निवेदन करेंगे सर कि हमें यहां भी परमिशन दी जाए कि यहां के साथी भी 5 सवाल पूछ सकें। तो इसी कार्यक्रम पे हम लोग एक बार शुरू कर रहे हैं। बीच में हम और भी गेस्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉलिन क्रोवेल नाम है उनका, मैं फिर से बता रहा हूं, मीडिया के साथियों को पता है, मैंने पहले भी बताया था। तो उसमें वो आ रहे हैं, ग्लोबल हेड हैं, वो बीच में हमें कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो मैं पहला सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की परमिशन से पूछना चाहूंगा। एक सवाल हमको मिला है जो कि ट्विटर के माध्यम से सवाल पूछा है 373 प्रमोदय जी ने, और सवाल को इन्होंने नाम दिया है बेरोजगारों की आवाज। इनका कहना है कि बीजेपी का विकल्प केवल अखिलेश जी आप हैं, और आज के मौजूदा हालात में सबसे अधिक अगर युवाओं की भागीदारी है, अगर युवाओं को मौका मिला है, तो समाजवादी पार्टी में ही मिला है। और सबसे अधिक भरोसा और सबसे अधिक कोई लोकप्रिय है तो वो आप हैं। और सबसे अधिक डर अगर बीजेपी किसी से रही है तो आपसे ही रही है। हम चाहते हैं कि अब आप आगे निकलिए, आगे बढ़िए और देश का रास्ता तय करिए। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे खुशी है इस बात की कि एक सवाल पूछा गया, वो सबसे पहला सवाल
बेरोजगारी को लेकर के है, नई पीढ़ी आने वाली उनको लेकर के है। अगर हम नई पीढ़ी को सपने नहीं दिखा सकते हैं तो शायद हमारे भारत का भविष्य उतना सुंदर अच्छा नहीं होगा जितना हम चाहते हैं। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, जब तक बड़े काम नहीं होंगे, बड़ी सड़कें बने, बड़े अस्पताल बने, बड़ी यूनिवर्सिटी बने और ऐसी नीतियां बने जिससे कारोबार और कारखाना लगाने वाले लोग कम से कम भारत में आएं, एक बार ये सपना दिखाया गया कि सब चीजें भारत में बनेंगी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तैयारी कर करके इन्वेस्टर्स मीट हुई, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए देश के, लेकिन अभी तक कुछ जमीन पर नहीं उतरा है। सुनने में तो ये आया है कि जो उद्योगपति और कारखाने लगाने वाले आए थे उनको लाइसेंस ऐसे दे दिए गए हैं कि पड़ोसी देश से वो सामान आपके देश में ले आए। तो आज बाजार एक है, दुनिया एक है, कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़े काम करने पड़ेंगे और अगर बड़े काम नहीं किए तो शायद हम अपने नौजवानों को न रोजगार दे पाएंगे न नौकरियां दे पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आबादी जो गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वो खेती पर निर्भर है। अगर हम उनसे कहें कि इस वर्ष आप धान न करें, कोई दूसरी फसल कर लें, आलू न करें, दूसरा कुछ कर लें, तो शायद हमारे किसान तैयार नहीं होंगे। जो किसान कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनली वो अपनी पैदावार कर रहे हैं खेतों में, कम से कम उसकी मूल्य और कीमत ठीक मिल जाए तो शायद हमारा किसान खुशहाल हो सकता है। उससे हमारे तमाम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नौजवानों को भी रोजगार और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। इसीलिए सड़क के किनारे बड़ी मंडियां बना रहे थे। आखिरकार वो मंडियां बन जाती तो किसान कहीं से आता तो उसको कीमत मिल जाती उसकी फसल की। यहीं पर क्योंकि गाय का सवाल बड़ा है, उससे भी बड़ा सवाल बछड़े का है। आज जब हम बैठे हैं, एक दिन पहले पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिलाधिकारी और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे उन्हीं को पकड़ने में लगे हुए थे। यहां पर काऊ मिल्क का प्लांट लगने जा रहा था और मैंने कहा था कि जो गाय का दूध यहां पर आएगा, भैंस के दूध से हमें 4 रुपए भी ज्यादा देना पड़ा तो समाजवादी सरकार में हम लोग देंगे। अगर ये व्यवस्था बन जाए तो उससे हमारे किसान के पैदावार भी बढ़ा लेगा, दूध का उत्पादन भी बढ़ा लेगा और गाय की संख्या भी बढ़ा लेगा। और अगर इसी तरह की व्यवस्था चलती रही खेतों वाली, तार लगाने वाली, तो हमारे गांव में गाय भी नहीं बचेंगी। ये संकट आ जाएगा। इसलिए सत्ता में वो लोग आए, आज तो हम नहीं कर सकते। मैं सड़क देखता आ रहा था कि पुलियां बड़ी बड़ी बन रही हैं। तिरवा वाला बड़ा पुल बन गया मान लीजिए, और अब सरकार में नहीं है, अब तो पुलिया भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए सरकार में रहना जरूरी है। सरकार ही रास्ता निकालती है। समाजवादियों सरकार में आएंगे तो उन्होंने तो एक उदाहरण दिया कि काम ऐसे किया जाता है, और जब कभी मौका मिलेगा इससे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। क्योंकि सुझाव अगर अभी दे दिया तो बीजेपी वाले नकल कर लेंगे उसकी। अध्यक्ष जी, बहुत सारे सवाल बेरोजगारी के मुद्दे पे आए हैं ट्विटर के माध्यम से। इसमें किसी ने पूछा है, वो जानना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव सामने है, बेरोजगारी के मुद्दे पे हल कर निकालने के लिए समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का क्या विजन है? आपके मन में क्या है? क्या कार्यक्रम होने चाहिए? कैसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे रोजगार बढ़ सके? जो साथी ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी उसका आकलन करें तो सबसे ज्यादा नौकरियां सरकारी देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। और जैसा कि सरकार हमेशा कहती रहती थी कि पुलिस की भर्ती और पुलिस भर्ती हो, क्योंकि नौजवान पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं,
तो सबसे आसान पुलिस भर्ती हमने करके दिखाई थी। पहले एक पुलिस भर्ती में समय लगता था 3.5 साल, 4 साल, और कभी कभी बहुत समय गुजर जाता था भर्ती करने में। इसलिए हमने बहुत आसान तरीका निकाला था। आसान तरीका ये था कि 10वां 12वां पास कर ले जो नौजवान, केवल दौड़ के दिखा दे, जो दोनों में आगे होगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा, क्योंकि आज नौकरी और रोजगार की जरूरत है। इसलिए आसानी से जो चीजें हो सके वो हमारे देश की सरकार को करना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया था। कभी आगे मौका मिलेगा तो समाजवादी लोग उसी रास्ते पर काम करके दिखाएंगे। अध्यक्ष जी, ट्विटर के माध्यम से हार्दिक जी ने पूछा है #अखिलेश की चौपाल किले में कि श्री अखिलेश यादव जी, आपने 2012 के चुनाव में वादा किया था कि इंटर पास छात्रों और छात्राओं को लैपटॉप देंगे, और आपने वादा निभाया भी। बीजेपी ने इसी की नकल कर लैपटॉप और 2 GB इंटरनेट डेटा का जुमला दिया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहिए कि आम लोग अब बीजेपी के बारे में जानते हैं। झूठ के मामले में और गुमराह करने के मामले में नंबर 1 हैं। जब समाजवादी लोग लैपटॉप बांट रहे थे, उस समय समाजवादियों पे ये आरोप लग रहा था कि ये अपने लोगों को लैपटॉप दे रहे हैं। लेकिन यहां गांव के लोग बैठे हैं, ये हमसे बेहतर समझते होंगे और जानते होंगे कि कहीं समाजवादी ने भेदभाव नहीं किया था। कई गांव में 10-10 लैपटॉप पहुंच गए होंगे। लेकिन मुश्किल ये है, कभी कभी लैपटॉप पाने वाले लोग भी लोकतंत्र में आपके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं। लेकिन लैपटॉप बांट के दिखाया। अब ये सरकार क्यों नहीं बांट पा रही है, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बातें रखी थी, लोग अभी भी 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। नौजवान 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे किसान दुगनी उनकी आय हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। महंगाई कम हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने गैस के चूल्हे गांव भिजवाए थे उज्ज्वला के माध्यम से। हमारे गांव के लोग बहुत कम ही दोबारा सिलेंडर भरवा पाए होंगे, और कुछ लोग तो सिलेंडर इसलिए नहीं भरवा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि रोटी का और खाने का टेस्ट बदल गया है, वो दोबारा अपने उसी पे पहुंच गए हैं। ठीक है। तो हाँ, यश कुमार जी हैं उमरदा से। उन्होंने अपना एक सवाल मुझसे पूछने के लिए कहा था। एक्सप्रेसवे पे सवाल पूछना चाहते हैं शायद। यश कुमार जी कहाँ हैं? हाँ जी, बताएं यश कुमार जी। इधर है, माइक दे दें इनको प्लीज। आप वहीं रहें, आप तक माइक पहुंच जाएगा। ये उमरदा गांव से हैं शायद। जी यश कुमार जी, पूछिए। हमारा प्रश्न भैया जी से है। जो आपने एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियों का प्रस्ताव रखा था, आपकी सरकार जाने के बाद वो तो बिल्कुल गायब हो गया। अब इसके बारे में आप विपक्ष के रूप में कोई प्रेशर नहीं देते क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने एक्सप्रेसवे बनाया उसके किनारे जो मंडियां आपने प्लान की थी वो इस समय नहीं बना रहे हैं मौजूदा सरकार, तो क्या विपक्ष में रहते हुए किसी तरीके का उन पर दबाव बनाया जा सकता है जिससे कि वो मंडियां बना दे, जिससे किसानों को और नौकरी का लाभ मिल सके? देखिए, दिल्ली तक समाजवादी पार्टी लगभग सभी विधायक हार गए हैं, और दिल्ली के बाद जहां उत्तर प्रदेश शुरू होता है और लखनऊ जाने के लिए ये जो रास्ता बना है एक्सप्रेसवे, इस पर सभी विधायक और मंत्री उनके चलते हैं। उन्होंने हमारा मंडी का काम रोक दिया है। हम और सब लोग विपक्ष में उनको चलना तो नहीं रोक सकते उनका, लेकिन जब सरकार में हम लोग आ जाएंगे तो दोबारा उन कामों को फिर शुरू कर देंगे, और इस बार दुगनी रफ्तार से शुरू करेंगे। इस बार दुगनी रफ्तार से काम होगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि जितना रफ्तार बढ़ा देंगे
उतनी ही रफ्तार से विकास बढ़ता है। लोग न जाने कितने एक्सप्रेसवे पे चल रहे होंगे, उस समय तो कम लोग चल पाए थे। केवल हमारी बात को माना था उन्होंने। कुछों ने यकीन किया, कुछों ने नहीं यकीन किया, लेकिन अब तो बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो आपके विकास का, आपके काम का समर्थन करेंगे और देश में अगर कोई सड़क बनेगी तो वो यकीन ये बात कहेंगे कि सड़क भी ऐसी ही बननी चाहिए जैसी बनी है समाजवादी सरकार के माध्यम से। On behalf of this, on behalf of this program of Samajwadi Samvad and Chaupal on Twitter, I heartily welcome the team from Twitter. Colin Trowell, Mr. Colin Trowell is already here. Please, most welcome. I request you to please join us on the stage. Colin Trowell, the National President. Okay, that's fine. Then I'd probably request you to speak at the end, once we are close to Sarabha. I just want to say a very quick welcome from the Twitter team. It's exciting to see this use of the Twitter platform to engage citizens and to democratize access to information important in the civic life of the country. And I'll just get off the stage now and let the show continue. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. I'll join you later then. Thank you. Please. Yeah, they can go inside if they want to. Yes. Give him a chair there. Or here. इस साइड आ जाए। शेर साहब, आरपी इस साइड करा दीजिए। कॉलिन ट्रॉवेल साहब ने कहा कि वो बहुत खुश हैं यहाँ आकर के, और इस बात से बहुत खुश हैं ये देख करके कि ट्विटर का प्लेटफॉर्म इतने सारे लोगों तक डायरेक्टली पहुंच रहा है और सीधे टेक्नोलॉजी ग्रासरूट्स तक पहुंच रही है। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दी है, समाजवादियों को बधाई दी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया है और बधाई दी। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, कोई यहाँ सब समाजवादी हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। और अभी तो माहौल और अच्छा होता जा रहा है। अध्यक्ष जी, एक सवाल पूछा है तरुण दत्त जी ने, @तरुण दत्त 16। इनका सवाल है कि आज के समय में भारतीय राजनीति में प्रेरणा स्रोत नेताओं की कमी क्यों है और भारतीय राजनीति का स्तर क्यों गिरता जा रहा है, जैसे जुबानी जंग, और इसके लिए क्या किया जा सकता है इसको आगे ठीक करने के लिए। पॉलिटिक्स में एक बड़ा सवाल है। देखिए, अंतर्गत जनता को ही तय करना है कि जनता ही तय करती है कि आखिरकार राजनीति में भाषा क्या हो, राजनीति के करने वालों का व्यवहार कैसा हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राजनीतिक शिष्टाचार को नीचे लाने का काम किया। अभी तक आप कभी भी समाजवादियों की तरफ से नहीं सुना होगा कि कहीं भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो जहां किसी को आपत्ति रही हो। अगर कभी किसी को आपत्ति हुई तो समाजवादियों ने अपने शब्दों को वापस लिया है। लेकिन जमाना नया है, लोग कभी कभी उन चीजों को पसंद करते हैं। अगर जलन संस्कृति बन जाएगी, दूसरे को नीचा दिखाना संस्कृति बन जाएगी, और अगर हम बुरा कहें दूसरे को और दूसरे को अच्छा लगे, तो आखिरकार हम समाज किधर ले जा रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी एक है, उनके अध्यक्ष को वो पप्पू बोलते हैं, उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चौकीदार चोर बोलते हैं। समाजवादी तो नहीं कह रहे कुछ, तो कम से कम अगर जनता रास्ता दिखाएगी। अब कोई ये भी कह सकता है कि आप इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो उनसे। अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हो, इसका मतलब आप कमजोर नहीं हैं।
तो समाजवादी लोग अपने भाषा और व्यवहार को ठीक रखना जानते हैं, और कभी भी अगर ऐसी परीक्षा आई, उन घड़ी में भी समाजवादियों ने अपने भाषा और व्यवहार का संतुलन रखा है। और आपने परीक्षा पहले दी भी है। कई ऐसे मौकों पे समाज ये साबित हुआ है कि कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे नहीं लड़ेंगे। हाँ, लेकिन कई बार जब टोंटी वाली बात आई तो मैंने चिलम वाली बात जरूर जोड़ दी उसमें। अपना बहुत व्यवहार नहीं बदला, लेकिन एक सीमा के अंदर वो बात उन तक पहुंचा दी कि उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि राजनीतिक दुश्मनी ऐसी करोगे तो थोड़ा बहुत समाजवादी लोग भी जानते हैं कि कैसे कहां से क्या ढूंढा जाएगा। अध्यक्ष जी, हार्दिक जी ने पूछा है ट्विटर के माध्यम से हैशटैग अखिलेश की चौपाल पे कि कुछ लोग बोलते हैं कि सपा और बसपा बीजेपी से डर के गठबंधन कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी का खुद 45 दलों के साथ गठबंधन है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछला चुनाव और पिछले कई चुनाव ऐसे हुए जहां पर दलों ने मिलकर के गठबंधन किया है, क्योंकि प्रचार में समाजवादी लोग थोड़ा पीछे थे। हम जनता को नहीं समझा पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने गठबंधन किए हैं। अभी भी धारणा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास बड़े पैमाने पे गठबंधन किए हैं, बड़े पैमाने पे दूसरे दलों के नेता हैं उनके साथ, इसलिए उनकी ताकत बनी है। और अब तो कई दल उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो हम समाजवादियों ने भी कहा कि विकास में हम समाजवादी लोग आगे हैं, लेकिन अपनी गिनती कैसे ठीक कर लें, गिनती ठीक करने के लिए लगातार समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। और जब गिनती ठीक की तो हमारे लोगों को जानकारी होगी कि गोरखपुर का चुनाव जहां से मुख्यमंत्री चुन करके आते थे, वो चुनाव भी वो हार गए, उप मुख्यमंत्री भी हार गए। गिनती ठीक की तो जब हमने गिनती ठीक की, क्योंकि कई बार प्रेस में ये मैंने कहा कि हम पे काम भी है, उपलब्धियां भी हैं, और किस तरीके से आगे चीजें ले जा सकते हैं वो भी समाजवादियों पर हैं, लेकिन हम पे ग्लू नहीं है चिपकाने का कुछ। आखिरकार वो ग्लू ढूंढ लिया हम लोगों ने, जिसका संकोच करते थे। इसलिए गिनती ठीक की है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गिनती ठीक करना सिखाया, उसी रास्ते पर चल करके हम समाजवादियों ने अपनी गिनती ठीक कर ली। अध्यक्ष जी, इसी से लाइन पे एक और सवाल पूछा है अथर जी ने कि एसपी बीएसपी अलायंस हैज द पोटेंशियल टू चेंज। मैं सवाल पढ़ रहा हूं क्योंकि दुनिया भर में टेलीकास्ट हो रहा है, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा कि एसपी बीएसपी अलायंस हैज पोटेंशियल टू चेंज द पावर इक्वेशन इन नेशनल पॉलिटिक्स. So there must also be a policy statement on national issues by the alliance, especially on external affairs and defense. सपा बसपा के अलायंस में सवाल मैं हिंदी में दोहरा रहा हूं कि सपा बसपा अलायंस से पोटेंशियल है पूरी पावर इक्वेशन देश की चेंज करने का। तो आप क्या विचार रखते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, यानी दूसरे देशों से रिश्ते किस तरह अच्छे किए जाने चाहिए, और डिफेंस के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में समाजवादियों की क्या नीति है, क्या विचार है, ये लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि कल सपा और बसपा की मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो अभी कोई चीज विस्तार से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं उनको यकीन दिला सकता हूं देश के बड़े सवालों का भी जवाब है, और किस तरीके से उन चीजों पर बात रखी जाए उसके लिए भी गठबंधन ही नहीं, और समय समय पर जब गठबंधन की पूरी बातचीत हो जाएगी उसके बाद उन चीजों को भी पूरा कर दिया जाएगा और जनता के बीच में जरूर रखा जाएगा। वो ये भी जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि हमारे समाजवादियों का क्या विचार है, आपका मन में क्या है कि दूसरे देशों से रिश्ते कैसे अच्छे रखे जाएं? देखिए, दुनिया एक है और अब तो संबंध हर देश से अच्छे रखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं कि कुछ देश से डरा करके राजनीति भारत के अंदर करना चाहती हैं। हम समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा है कि जितने भी देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। अजय जी, एक सवाल आया है, अनूप जी ने पूछा है कि भैया
क्या आप इस बार भी रथ यात्रा करेंगे? रथ यात्रा के लिए समय नहीं है, क्योंकि फरवरी के अंत में या मार्च के शुरुआती हफ्ते में चुनाव की तारीख आ जाएंगी। इसीलिए मैंने चाहा कि जो आसानी से चीज पहुंचाई जा सकती है, अभी तो सब ट्विटर पे भी हैं, लोग जान गए हैं लोग, तो ये नए तरह का रथ यात्रा है ट्विटर के माध्यम से। यही चौपाल हो सकती है, तो आप भी तो अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं, कितना आसान तरीका है। तो इसलिए उसके माध्यम से भी, और समय कम है तो सभाओं में ज्यादा हम लोग रहेंगे, और सभाओं के माध्यम से हम और आप लोग मिला करेंगे। आप तो ट्विटर के माध्यम से ये जो ई चौपाल समाजवादी संवाद के चल रहा है, उसमें हम सब लोग जुड़े हुए, इस माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात दुनिया भर तक पहुंच रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ज्ञानेंद्र पाठक जी ने @ज्ञानेंद्र पे सवाल पूछा है कि श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री जी, कृपया हम अनुदेशकों के भविष्य के बारे में बताइए और हमें हमारा अधिकार दिलाने में मदद करिए, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। अध्यक्ष जी, इससे जुड़े 2-3 सवाल और हैं, मैं दोनों तीनों एक साथ पढ़ दूं जिससे आप एक साथ जवाब दे सकें। एक और सवाल इसी से जुड़ा आशुतोष मिश्रा जी ने पूछा है @दी आशु मिश्रा से कि माननीय यादव अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में आपके शासनकाल में नियुक्ति होने के कारण हम 31,000 निदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया जा रहा है, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। एक और सवाल है कि माननीय अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में 31,000 निदेशकों को घोषणा पत्र में नियमित करने को शामिल करने की कृपा करें, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हम 31,000 अनुदेशक परिवार सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो ये अनुदेशकों की बड़ी समस्या है, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका जवाब। मुझे अच्छी तरह याद है, जिस समय समाजवादी सरकार थी, बड़े पैमाने पर जितने भी शिक्षा मित्र थे, वो ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से या जनता दरबार में लगातार समाजवादियों से संपर्क करते थे। अनुदेशक लोग भी हमसे संपर्क लगातार बना के रखते थे। शिक्षा मित्रों को जो सुविधा दी, जिस तरीके से उनको हम लोगों ने समायोजित किया, और बाद में शिक्षा मित्रों के साथ जो धोखा हुआ, उसमें कई आत्महत्या भी कर लिए। हम इन अनुदेशकों को भरोसा दिला सकते हैं कि पिछली बार भी समाजवादियों ने काम किया था और रास्ता निकाला था। आने वाले समय में जब हम लोग सत्ता में होंगे, तो आपके लिए भी सोचेंगे और रास्ता निकालेंगे हम। और अभी तो हम सदनों में आपकी आवाज उठा सकते हैं। जब कभी बजट सत्र आएगा, तो आपके जितने भी सवाल हैं, दोनों सदनों में, विधानसभा में और विधान परिषद में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी लोग उठाएंगे। अगला सवाल शाहिद हुसैन साहब हमारे बीच में हैं, जो कि सवाल पूछना चाह रहे थे। शाहिद हुसैन जी कहां हैं? सुजेश, शाहिद हुसैन जी, आप ये इधर हैं। सुजेश आपके बगल में। शाहिद हुसैन जी, अपना सवाल पूछें माइक से। जी, सबसे पहले मैं सब तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जो हमारे इस फकीरपुरा की सरजमी पर दूसरी बार पधारे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मेरा सवाल है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे दीनी तालीम में मतलब प्रगति हो, का विकास हो। धन्यवाद। दीनी तालीम के लिए, हालांकि जो बात आप कह रहे हैं कि दीनी तालीम के लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए, सरकार से भी होता है और आपके अपने लोग भी जो समाज के हैं वो उन संस्थाओं को चलाते हैं।
तो अगर आपके पास कोई ऐसी संस्था है जिसके आप सहयोग करना हो, तो अब सरकार वाला सहयोग तो नहीं हो सकता है, सांसद वाला सहयोग तो कर सकते हैं। और एमएलसी भी हमारे हैं, आपके बगल में जो एमएलसी हैं उनसे संपर्क कर लो, शायद वो आपके कुछ मदद आ सकें। अगला सवाल भी साथियों में के बीच में से है। आलोक जी सवाल पूछना चाह रहे थे, आलू की खेती से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। आलोक जी। जी आलोक जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको सब पता, मैं सौरिक ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जितनी मेरी लंबाई छोटी उतनी छोटा किसान हूँ मैं। 5 बीघा आलू साहब 3 साल से कर रहा हूँ, कोई उसका मूल समर्थन मूल्य सही नहीं मिल पा रहा, और रही बच्ची साहब जो गाय और साढ़ सब खाए जा रहे हैं, बड़ा परेशान हूँ साहब। अध्यक्ष जी, मैं आलोक जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कन्नौज के किसानों की उन्होंने बात रखी। यहाँ हमारे एक समाजवादी साथी भी बैठे हैं, कुक्कू चौहान। एक समय ऐसा था, उनके साथी भी हैं यहाँ पर, कि आलू का किसान बहुत परेशान था पिछली फसल वाले में भी। जब पिछली